वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। तो इसको चलिए कंप्लीट करते हैं। इसमें आज हमारा पहला सवाल रहेगा कि निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। ऑप्शन दिया गया है धंग, विद्याधर, जय शक्ति या फिर डंग। तो इसमें देखिए जो विद्याधर था वह महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। अगला कथन कारण वाला है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें देखिए दोनों सही है, ठीक है। 17 बार आक्रमण किया और स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, मिनहाजुस सिराज या फिर चंद्रबरदाई। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है उतबी। उतबी जो है ये महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आया था कि अलबरूनी भारत में आया था कब? 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं या फिर 12वीं शताब्दी में। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे 11वीं शताब्दी। अलबरूनी जो है वो भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो इसमें कौन सा इसके बारे में सही नहीं है? तो पहला वाला कि वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। बाकी सब सही है। आगे, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अलबरूनी या फिर दारा शिकोह। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है अलबरूनी। अलबरूनी जो था ये पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। फिर है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा के लेखक के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह या फिर अकबर। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने चांदी के सिक्के जो है निर्गत किए थे, ठीक है, जिसमें एक तरफ संस्कृत से लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आया था आपके पीसीएस में कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? जलालुद्दीन मंगबरनी, गजनी का महमूद, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी या फिर चंगेज़ खान। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। इसने 1192 में भारत को जीता था। अब आप लोग बताइए कि 1192 से कौन सा ऐसा युद्ध है जो 1192 के युद्ध के नाम से फेमस है हमारे इतिहास में? इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, कौन सा युद्ध था जो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर है मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद या फिर पृथ्वीराज द्वितीय ने। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी, तराइन का युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194 और कन्नौज का युद्ध 1194। तो इसमें पूछा गया है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो राइट आंसर है इसका चंदावर का युद्ध। देखिए तराइन के भी युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बाकी चंदावर का युद्ध था जो कि 1194 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। फिर है निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया? तो ये अभी आप पढ़ चुके हैं, वो था जयचंद, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि वह युद्ध जिसके द्वारा भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो मुस्लिम शक्ति की स्थापना जो हुई थी भारत में वो तराइन के द्वितीय युद्ध से के बाद हुई थी,
ठीक है, इससे हुई थी। फिर है निम्नलिखित नामों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। दिया गया है चंगेज खां, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और तैमूर। आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है, ठीक। इसमें देखिए सबसे पहले तो महमूद गजनवी, गजनवी के बाद था गोरी, गोरी के बाद चंगेज खां और लास्ट वन है तैमूर, ठीक है। इस तरह से 2, 3, 1, 4 ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या फिर यलदौज, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की और ये मोहम्मद गोरी का दास था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो राइट आंसर क्या है? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या फिर बलबन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था, ठीक है। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया, इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया। बाद में 5वीं मंजिल पे जब बिजली गिरी थी तो फिर से उसका पुनर्निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी पूछा है, लाहौर, दिल्ली, अजमेर या फिर लखनौती। तो राइट ऑप्शन क्या होगा सही? ये थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी वो लाहौर थी, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर मुइजुद्दीन गौरी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली की सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया। फिर दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बताया। ऑप्शन दिया गया है नसीरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, आराम शाह या फिर बलबन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है इल्तुतमिश, ठीक है। इन्होंने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को राजधानी बनाया। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? वही सवाल फिर से घुमा के पूछ रहा है। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया था, ठीक है। और सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। उसी सवाल को फिर दूसरे तरीके से, तो इसका भी राइट आंसर होगा इल्तुतमिश, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर बलबन। तो राइट आंसर है इल्तुतमिश। फिर है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? मोहम्मद गोरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को या फिर इल्तुतमिश को, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है देखिए बलबन। बलबन और इल्तुतमिश में से कन्फ्यूज़न है, ठीक है। आप लोग इसको अपने एंड से देख के बताइए कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। वैसे तो इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती या फिर नूरजहां। तो राइट आंसर क्या है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी और यही अंतिम महिला शासिका भी थी, ठीक है। फिर है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन और गोरी लिख लो आप। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय में ही मंगोल आक्रमणकारी जो है चंगेज खान, ये भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का
कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो किसके समय में आया था भारत? तो वही समकालीन होगा, तो वो था इल्तुतमिश। फिर वही सवाल कि किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? उसी सवाल को देखिए अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर भी इल्तुतमिश होगा। ठीक, पूछा जा रहा है कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था? खासुल खान, येशुगई, तेमुचिन या फिर ओगदी? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है तेमुचिन। चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का या फिर अरबों का? तो राइट आंसर क्या है? तुर्कों का। ठीक है, इनको पद से हटाने में तुर्कों का हाथ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, फिरोज शाह तुगलक? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे बलबन। रक्त और लौह की नीति अगर पूछा जाएगा तो आंसर होगा बलबन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण दिया गया है। कथन में दिया गया है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण दिया गया है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों तो सही है, लेकिन हाँ ये सही व्याख्या नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? किसने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो स्वयं को खलीफा का सहायक कहा बलबन ने। तो दोस्तों अभी के वीडियो में इतना ही, फिर बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे MCQ। बाकी पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।